कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे सल्तनत कालीन प्रशासन की। पूरे प्रशासन सल्तनत काल की स्थापना से ऐबक से लेकर, और हमने अभी पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कहाँ तक, लोदी वंश से इब्राहिम लोदी तक। पूरी की पूरी प्रणाली का हम एक बार पूरे प्रशासन के बारे में बात करेंगे, सैन्य प्रणाली की और न्याय प्रणाली और आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। हमारा ये वीडियो अंतिम वीडियो होगा किसका? दिल्ली सल्तनत के। इसके बाद हम आ जाएंगे मुगल काल में, जिसमें बाबर के बारे में और आगे अकबर, हुमायूं, जहांगीर के बारे में सारा अध्ययन करेंगे। आज बात करते हैं किसकी? सल्तनत कालीन प्रशासन की। सल्तनत कालीन प्रशासन, आपको इसका पीडीएफ नीचे से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको केवल कहानी सुननी है, डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ, बहुत अच्छा हैंडसम टाइप का। ध्यान से सुनिएगा। सल्तनत कालीन जो प्रशासन था वो केंद्रीकृत प्रणाली थी। क्या थी? केंद्रीकृत प्रणाली। केंद्रीकृत प्रणाली का मतलब होता है राजा ही केंद्र में होता था और राजा ही सारे निर्णय अंतिम रूप से लेता था और राजा को ही ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। दूसरा, इल्तुतमिश का प्रशासनिक जो प्रक्रम था वो सल्तनत काल में सबसे अच्छा माना जाता है। क्या मतलब हुआ? क्या था उसका प्रक्रम, क्या था उसने अपनाया? तो उससे सबसे पहले क्या अपनाया था? एकता। आपको मैंने पढ़ाया था। एकता के बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? सिख या सरकार की। किसकी? सिख या सरकार। ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आता है परगना। क्या आता है? परगना। और इसके बाद आता है गांव। जरा गांव से देखिए, आपको मैं जब से पढ़ा रहा हूं इतिहास, सबसे छोटी इकाई हमेशा गांव ही मैंने आपको पढ़ाई। तो ग्राम से लेकर कहां? एकता तक। ध्यान से देखिएगा। इसका जो अधिकारी होता था उसे नाजिर कहा जाता था। इसके अधिकारी को सिकदार कहा जाता था। क्या कहते थे? सिकदार। इसके अधिकारी को कहा जाता था ग्रामीण। ये प्रणाली किसकी थी? इल्तुतमिश की। ध्यान रखिएगा। सिख ये जो था, एकता, ये सबसे बड़ी इकाई हुआ करती। चाहे तो आप इसे प्रांत कह सकते हैं, आप सिख को कह सकते हैं कि ये जिला के स्तर पर हो गया, और ये किस पर हो गया? ब्लॉक के स्तर पर, और ये किस पर हो गया? गांव के स्तर पर। ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च राजस्व अधिकारी जो गांव का होता था उसे चौधरी कहा जाता था। क्या कहते थे? चौधरी कहा करते थे। परगना के सबसे बड़े अधिकारी को आमिल कहा जाता था। क्या कहते थे? आमिल कहा जाता था। और एकता के जो अधिकारी थे उसे एकतादार या नाजिर के नाम से जाना जाता है। ये छोटी छोटी उपाधियां थी किसके? एकता प्रणाली के समय या इल्तुतमिश के समय। तो ये सल्तनत काल का क्या था? प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसके बाद बात करते हैं इनकी सैन्य व्यवस्था की। सैन्य व्यवस्था क्या है? जरा देख लीजिएगा। सैन्य व्यवस्था इनकी क्या है? प्रशासन की जो वास्तविक इकाई है वो सैन्य प्रणाली ही होती है। किसी भी राज्य की, किसी भी केंद्र के शासन प्रशासन की जो वास्तविक इकाई होती है वो सेना होती है। सेना का विभाजन पूरे सल्तनत काल में दो रूपों में था। पहला, एक केंद्रीकृत प्रणाली। केंद्रीकृत प्रणाली माने एक सेना राज्य की और दूसरी सेना प्रांत की, यानी एक केंद्र की सेना, एक राज्य की। छोटे छोटे जो केंद्र की सेना थी उसे कल्ब ए हस्म कहा जाता था। कल्ब ए हस्म। और जो प्रांत स्तर, राज्य स्तर की थी उसे हस्म ए अतरफ कहा जाता था। क्या कहते थे? हस्म ए अतरफ। ध्यान से सुनिएगा पेपर के लिए। इसे कहते थे हस्म ए अतरफ। तो सैन्य संगठन दो रूपों में बटा था, एक केंद्रीकृत प्रणाली के रूप में और दूसरा राज्य या प्रांत के स्तर के प्रणाली में। बलबन ने सर्वप्रथम दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना करी थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा सैन्य विभाग की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी बलबन ने। सर्वप्रथम जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने ईसाई सेना रखी थी, और सबसे बड़ी सेना भी किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें हिंदू शासक सबसे ज्यादा हुआ करते थे। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने शाही सेना संगठित की। शाही सेना माने हस्म ए, कल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यानी ऐसी सेना जो राजा के आसपास ही चारों ओर केंद्रित होती है, उसे कहते हैं हम शाही सेना संगठित की थी। सुल्तान के सैनिक क्या कहलाते थे? खास खेल कहलाते थे। क्या कहलाते थे? खास खेल। सैनिकों का हुलिया और घोड़ों को दागने की प्रथा मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कौन शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। और घोड़ों में एक अस्पा को जो होता था उसे 234 टंका मिलते थे, और दो अस्पा को 378 टंका मिलता था। यानी अगर कोई एक अस्पा है तो 234 टंका मिलेगा। ये उनका वेतन है जो घोड़े रखते थे। और जो दो अस्पा था उसे 378 टंका मिलते थे। फिरोज तुगलक ने सेना को सामंती संगठन बनाया। सेना सामंती संगठन समझ लीजिएगा। सामंती संगठन का मतलब होता है अगर 10 घोड़े आपके पास हैं
तो आप 10 घोड़ों के एक मालिक हुए और आप इनके सामंत के रूप में जाने जाएंगे। ये शुरू किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। लोधी की सेना कबीला आधारित थी। कबीला आधारित माने एक छोटे छोटे उसने पूर्वा बना रखे थे और उनको अलग अलग प्रशिक्षण, कोई तलवार में, कोई भाला में, कोई चाकू में, इस प्रकार कबीलों में सेना बांट रखी थी। किसने? लोधी ने। दूसरा, पैदल सैनिक को लोधी इनके समय में पायक कहा जाता था। क्या? पैदल सेना को पायक कहा जाता था। क्या कहते थे? पायक कहा जाता था। दूसरा, दिल्ली सल्तनत की सेना का संगठन मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित था, यानी कि जो पूरा का पूरा सेना थी मुगलों की, वो पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत की वो पूरी की पूरी दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अब दशमलव प्रणाली का मतलब समझ लीजिए। दशमलव प्रणाली का मतलब होता है दार्शनिक सिस्टम। एक व्यक्ति को 10 बीघे मिलेगा तो 10 लोगों को 100 बीघे मिलेगा। 100 लोगों को, यानी इसमें 10 हर जगह क्या होता था? शामिल होता था। इसीलिए इनको कहा जाता था दार्शनिक प्रणाली। और सेना की जो सबसे बड़ी इकाई होती थी उसे खान कहा जाता था। क्या कहते थे? खान कहते थे। उसमें 10 मलिक हुआ करते थे। और सेना की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी उसे हम सरखेल कहा करते। क्या खेल? सरखेल, जिसमें केवल 10 घुड़सवार हुआ करते थे। इस प्रकार ये उनका सैन्य संगठन था। किसका? पूरे के पूरे जो दिल्ली सल्तनत था उसका। अब बात करते हैं किसकी? न्याय प्रणाली की। किसकी? न्याय प्रणाली की। जरा ध्यान से सुनिएगा। न्याय प्रणाली का अभिप्राय क्या है? न्याय प्रणाली का जो केंद्र होता है, अंतिम निर्णय किसका होता है? राजा होता है। सल्तनत कालीन में न्याय प्रणाली एकांगी होती थी। एकांगी का मतलब क्या हुआ? कि पूरी शक्तियां राजा में केंद्रित थी, संपूर्ण शक्ति सुल्तान में केंद्रित होती थी, अर्थात एक तंत्रात्मक राज्य हुआ करते थे। धार्मिक मामलों की सलाह सद्र ए उस सुदूर, क्या कहते थे? सद्र उस सुदूर नामक व्यक्ति निर्णय लिया करता था न्याय प्रणाली, धार्मिक मामलों की पूरी जानकारी। दूसरा, ध्वज की शुरुआत यानी झंडे की शुरुआत किसने शुरू की थी? तो इसकी शुरुआत की थी ऐबक ने, और उसने अपने झंडे में चंद्रमा का फोटो अंकित कराया था। क्या कराया था? चंद्रमा का फोटो। ऐबक ही पहला शासक था जिसने किले बनवाने प्रारंभ किए थे न्याय प्रणाली को सुधार करने के लिए। शिक्षा के लिए उन्होंने 2 काम किए थे, मकतब और मदरसा। मकतब जो होता था प्रारंभिक शिक्षा का था और मदरसा उच्च शिक्षा का केंद्र था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली में एक मदरसा खोला था, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उस मदरसे का नाम था मदरसा ए मुइज्जी। क्या नाम था? मदरसा ए मुइज्जी, यानी कि जो गोरी का एक उपनाम था मुइज्जी, उसके नाम पर इल्तुतमिश ने एक मदरसे की स्थापना करी थी। फिरोज शाह तुगलक का समय शिक्षा का चरमोत्कर्ष रहा। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा, मैं पहले आपको पढ़ा भी चुका हूँ, फिरोज शाह तुगलक के समय में शिक्षा बिल्कुल चरम पे थी, यानी उस समय शिक्षा का चरम, इसी ने सर्वप्रथम व्यवसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया था। तुर्क शासकों की जो भाषा थी वो तुर्की थी और जो प्रशासनिक भाषा थी वो फारसी थी। दोनों पेपर में आ चुके। तुर्कों की जो जो भाषा थी वो बातचीत करने की जो लैंग्वेज थी वो तुर्की थी और जो प्रशासनिक भाषा थी वो फारसी थी। आप कहेंगे ये 2 शब्द कैसे? भैया हमारी आमचाल की भाषा क्या है? हिंदी है, जबकि कानूनी भाषा हमारी इंग्लिश है। ध्यान रखिएगा। धार्मिक कार्य की जो भाषा थी उनकी अरबी थी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। 3 शब्द सवाल सुनेगा। तुर्क आपस में बातचीत किस भाषा में करते? तुर्की में। लिखा पढ़ी में फारसी में। धार्मिक भाषा अरबी में। और पूरे दिल्ली सल्तनत की अगर भाषा कही जाए तो ये फारसी भाषा के रूप में थी। इस प्रकार भाषा अध्ययन का पहला केंद्र अगर किसी ने स्थापित किया था तो वो किया था लाहौर में, पहला केंद्र स्थापित किया गया था। इसके बाद बात करते हैं सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था की। देखिए, सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था स्वाभाविक है, भारत कृषि प्रधान पहले से रहा, अब पशुपालन से बाहर आ चुके थे, आखेट से बाहर आ चुके थे। हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। तो कृषि ही उस समय भी था। सब लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग कृषि का विवरण किया। किसी ने इक्ता बनाया, किसी ने नगद वेतन दिया, किसी ने जमीन ही दान कर दी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के केंद्र में अभी भी क्या था? कृषि ही था। कृषि को जोत के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। पहला था खालसा भूमि। खालसा भूमि सरकारी भूमि कहा जाता है। इसकी आय पूरी सुल्तान को भेजी जाती थी। किसको? सुल्तान को भेजी जाती थी। और सर्वाधिक विस्तार खालसा भूमि का किसके समय हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। ध्यान से कहानी सुनेगा। खालसा भूमि एक सरकारी भूमि होती थी जिसकी आय संपत्ति किसको दी जाती थी? सुल्तान को दी जाती थी। और इसका सर्वाधिक विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। दूसरा भूमि होती थी इक्ता भूमि। इक्ता भूमि माने होता है वेतन के बदले भूमि देना। मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने इस प्रणाली को शुरू किया था कि वेतन देने के बजाय जमीन दे दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा होता था अनुदान भूमि। अनुदान भूमि माने मान लिया आप युद्ध करने गए कहीं तो आपको पुरस्कार में मिल जाए, दान में मिल जाए, तो ये सारी की सारी भूमियां अनुदान की भूमियां कहलाती थी। ठीक, अनुदान की भूमि 3 रूपों में बटी थी। पहला मिल्क
दूसरा वक्त, तीसरा इनाम। मिल्क की भूमि राजा द्वारा प्रदान की जाती, भैया तुमने अच्छा काम किया ये पकड़ो। वक्त की भूमि धर्म सेवा हेतु दी जाती थी। इनाम मदद में दी जाती थी, भैया आपने कोई बहुत बढ़िया काम किया, इसे पेंशन भूमि कहा जाता था। सभी भूमियों को वापस ले लिया था किससे? अलाउद्दीन खिलजी ने जितनी अनुदान भूमि दी थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अनुदान भूमियों को वापस लेने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। मैंने आपको बताया था क्यों भैया, जब पैसा नहीं होगा विद्रोह किसको करोगे? अलाउद्दीन खिलजी विद्रोह से बचना चाहता था, इसलिए सारी संपत्तियां क्या की थी? हड़प ली थी। अनुदान भूमि, ध्यान रखिएगा, न खालसा भूमि ली न एकता भूमि ली, अनुदान भूमि सब वापस ले ली थी सबसे। दूसरा उसरी भूमि होती थी, भारतीय मुसलमानों की भूमि, जो भारत में मुसलमान रहते थे उनकी भूमि को उसरी भूमि कहते थे। ये चौथी भूमि का रूप था। सर्वाधिक कृषि विकास पर बल मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिया गया। मैंने आपको कहा था दोआब पर टैक्स उसने ऐसे ही नहीं लगाया था, पहले उस भूमि को इतना उपजाऊ बनाया था, उसके बाद उस पर टैक्स लगाया था और एक कृषि विभाग स्थापित किया दीवाने अमीर को ही। क्या कहा था? दीवाने अमीर को ही, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। और छोटे किसान पूरे सल्तनत काल में बलाहार कहा जाते थे। क्या कहलाते थे? बलाहार कहे जाते थे। तो ये पूरी कहानी थी सैन्य व्यवस्था की, प्रशासन की और अर्थव्यवस्था की बारे में। तो ये पूरी कहानी थी सल्तनत कालीन प्रशासन और न्याय प्रणाली की। अब इसके बाद केवल बहमनी और विजयनगर दो साम्राज्य हैं जो हम सल्तनत काल में आपको पढ़ाने को रह गया है। अब हम सीधा बात किस पे करेंगे? मुगल कालीन व्यवस्था में, जिसमें हम बात करेंगे बाबर से शुरू करेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा बाबर और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। आज फिलहाल इतना ही। उम्मीद है इस फैक्ट्स को जो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा आप इसको नोट कर लेंगे। कहानी मैंने इसलिए सुनाई, ये फैक्ट यहाँ पर लिखना आसान था लेकिन इनको समझना कठिन था, इससे मैंने समझाया आपको। पीडीएफ में इसका पूर्ण भाव मिल जाएगा। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ, बाबर के साथ। देखते हैं बाबर हमारे आपके साथ क्या करता है, जिसका प्रभाव हमारी पीढ़ियों पर पड़ा। फिलहाल आज इतना ही। जय हिंद।